प्यारी ननद रानी। रश्मि आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में भाभी जो आ गई थी। एक दिन पहले ही रश्मि के भाई विकास की शादी काजल के साथ हुई थी। रश्मि सुबह से ही अपनी भाभी की खातिरदारी में लगी हुई थी। भाभी आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। पता है मैं सबको कहती थी कि मेरी भाभी नहीं है। हमारी जान पहचान में सबकी भाभी आ गई, बस मैं ही अकेली थी। इसीलिए मैं बहुत उदास हो जाती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी भाभी कब आएंगी, कब मैं भी उनके बारे में बात करूंगी। पर देखना अब मैं सबके सामने शोर मचाकर कहूंगी कि अब मेरी भी भाभी आ गई है, मेरी सबसे प्यारी भाभी। खाओ ना भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। रश्मि काजल के लिए खाना लाई थी। उसके चेहरे पर भाभी के आने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी और काजल भी इस खुशी को अच्छे से महसूस कर रही थी। थैंक यू रश्मि, मैं तो बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं शादी के बाद कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊं, पर तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि अब मेरे मन का सारा डर निकल गया। मेरी प्यारी ननद रानी ने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। तभी काजल की सास आ जाती है। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। रश्मि तूने भाभी को पूरा खाना खिला दिया पर खीर खिलाना भूल गई क्या? सॉरी माँ, मुझे याद ही नहीं रहा। भाभी मैंने आपके लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी, आपसे बातों में भूल ही गई। खाकर बताओ कैसी बनी है? फीकी तो नहीं रह गई? मीठी बनी है ना? मेरी प्यारी ननद रानी इतनी मीठी मीठी बातें करती है तो भला खीर फीकी कैसे रह सकती है? खीर तो मीठी ही होगी, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह। ननद भाभी का प्यार देखकर सास रुक्मणी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद जब रश्मि दूसरे कामों में लग जाती है तब रुक्मणी काजल के पास आती है। काजल बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ माँ जी बोलिए। तो काजल बहू, मेरी रश्मि बहुत भोली है। तुम्हारे आने के बाद वो बहुत खुश है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा रश्मि को ऐसे ही प्यार देती रहना। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे छोटी बहन समझकर माफ कर देना। माँ जी इसमें कहने की कोई बात नहीं है। मैंने तो रश्मि को पहले ही अपनी बहन मान लिया। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही देखती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे होते हुए रश्मि को किसी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। अब से इस घर की और इस घर के सभी सदस्यों की फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। बस अब मुझे कोई चिंता नहीं। तुम्हारे आने के बाद तो मानो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। बहू सदा खुश रहो। रश्मि और काजल के बीच ननद भाभी से ज्यादा बहनों जैसा प्यार था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी मजाक और मिलजुल में बीत गए। रश्मि अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन उसकी एक पुरानी आदत अब भी जस की तस थी। कॉलेज में सबसे पीछे रहना, किसी भी कार्यक्रम में भाग न लेना और हमेशा खुद को दूसरों से कम समझना। वाओ, इस बार का फैशन शो तो बहुत बड़ा होने वाला है। सुना है बाहर से जज भी बुलाए जा रहे हैं। हाँ, और जो लड़की जीतेगी उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं तो जरूर भाग लूंगी। सब लड़कियां खुश होकर नाम लिखवा रही थी। तभी निशा जो रश्मि की क्लास में ही पढ़ती थी उसके साथ वहां आती है। उसने भी बोर्ड पर फैशन प्रतियोगिता की पोस्ट को देखा। निशा, रश्मि भी तुम्हारे साथ नाम लिखवाने आई है क्या? पागल है क्या? इससे तो स्टेज पर भी खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ये तो बस मेरी किताबें पकड़ने के लिए। इसके बस की नहीं है इस तरह के किसी कंपटीशन में भाग लेना। वैसे तुम सब संभल कर रहना। ये फैशन शो हर बार मैं ही जीतती आई हूँ, तो इस बार भी मैं ही जीतूंगी। और रश्मि तू भीड़ में तालियां बजाना। हाँ ये सही कहा तूने रिया। निशा की हंसी पूरे ग्रुप में गूंज उठी। रश्मि चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गई। उसका दिल फिर से दुखी हो गया। रश्मि का उदास चेहरा उसकी भाभी काजल से छुपा नहीं रहा। उसने पहचान लिया कि आज कॉलेज में जरूर कुछ हुआ है, वरना रश्मि आते से ही सीधा काजल के कमरे में आती है। रश्मि ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। काजल उसके पास आई और बोली, क्या हुआ मेरी ननद रानी, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कहीं कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही। काजल, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम जब भी परेशान होती हो ऐसे ही चुप हो जाती हो। सच बताओ बात क्या है? अरे वही निशा और इसके क्लास की लड़कियां, वो सब इसका बहुत मजाक बनाती हैं। रश्मि, आखिर कर दिया ना अपनी भाभी को पराया? मतलब मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कभी सोचना भी मत। आप मेरे अपने हो, मैं तो बस आपको। रश्मि, जब तक अपनी परेशानी को शेयर नहीं करोगी तब तक अपने दुख से छुटकारा कैसे पाओगी? हम अपने दुखों को अपनों से ही तो शेयर करते हैं ताकि हमारे अपने हमारी परेशानियों का हमें हल बता सके। बताओ मुझे क्या बात है, आराम से बताओ। भाभी, कॉलेज पे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं।
आज फैशन शो में सब लड़कियां अपना नाम लिखवा रही थी। सब हंस रहे थे कि मैं तो स्टेज पर खड़ी भी नहीं हो सकती। निशा तो कह रही थी कि मैं तो बस किताब पकड़ने लायक हूँ। सब हंस रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। रश्मि सुनो, दूसरों की बातों से खुद को मत आंको। हमें खुद पर यकीन होना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं। तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी है, तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती हो। और हाँ, तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास को ढूंढना होगा। असली खूबसूरती आत्मविश्वास से आती है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहते। लेकिन भाभी, मैं कभी स्टेज पर गई ही नहीं, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो इस बार मैं तुम्हें तैयार करूंगी। तुम देखना, तुम्हारा डर ऐसे भागेगा जैसे धूप देखकर अंधेरा भाग जाता है। और रही बात तैयारी की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी प्यारी ननद रानी, चलो तैयारी शुरू करते हैं। काजल की बातों से रश्मि की आंखों में हल्की चमक लौट आई। काजल ने तय कर लिया कि इस बार रश्मि को उसके डर से बाहर निकालना ही है। अगले दिन से ही काजल ने रश्मि को रैंप वॉक, मुस्कुराना और आत्मविश्वास से खड़े होना सिखाना शुरू किया। कभी शीशे के सामने, कभी आंगन में, कभी मजाक मस्ती में। धीरे धीरे रश्मि का डर कम होने लगा। याद रखो रश्मि, जब भी तुम स्टेज पर जाओगी ये मत सोचना कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। सोचो कि वे सब तुम्हारी तारीफ करने आए हैं, और अगर कोई हंसे भी तो उसे अपनी जीत की आवाज समझना। और याद रखना, घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और आत्मविश्वास हमारा सबसे पक्का मित्र। थैंक यू भाभी, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी। वैसे माँ, आप और भैया भी भाभी के साथ आओगे ना मेरा शो देखने के लिए? हाँ, मैं भी चलूंगी मेरी रानी बिटिया। आखिरकार फैशन शो का दिन आ गया। कॉलेज का हॉल दर्शकों से भरा हुआ था। सबकी निगाहें स्टेज पर थी। नाम पुकारा गया, प्रतियोगी रश्मि। रश्मि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे काजल की बातें याद आईं। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाए। उसकी चाल में झिझक नहीं, चमक थी। निशा और बाकी लड़कियां रश्मि का नया रूप देखकर हैरान थी। रश्मि उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी। आत्मविश्वास से भरी वो स्टेज पर चल रही थी। स्टेज से उतरने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। निशा हैरान थी, बाकी लड़कियां दंग रह गई। इस प्रतियोगिता की विजेता है रश्मि। जैसे ही रश्मि का नाम घोषित हुआ, उसकी आंखें नम हो गई। सब तरफ तालियां बज रही थी। रश्मि ने अपनी भाभी, अपनी माँ और अपने भाई को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। काजल जोर जोर से अपनी ननद की सफलता के लिए तालियां बजा रही थी। रश्मि दौड़कर अपनी भाभी के पास आई और उसे गले लगाकर बोली, भाभी, ये ट्रॉफी मेरी नहीं, हमारी है। अगर आप ना होती तो मैं आज कभी स्टेज पर नहीं चढ़ पाती। और फिर उस दिन के बाद से रश्मि न सिर्फ कॉलेज में बल्कि अपनी जिंदगी में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर झुमके हैं जी। मैं कल ही अपनी साड़ी के साथ ये वाले झुमके पहनूंगी। हाँ, लेकिन मेरी बीवी से ज्यादा सुंदर नहीं। क्या आप भी? फिर अगली सुबह नहाने के बाद राधा खाना बनाने रसोई में जाती है। तभी उसकी ननद रश्मि वहाँ आती है और उसके झुमके देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके झुमके तो बड़े सुंदर हैं। ये कब लिए? ये कल ही तुम्हारे भैया लाए हैं। सुंदर है ना? हाँ, आपको पता है मैं कब से ऐसे झुमके ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या आप अपने झुमके मुझे दे सकते हैं प्लीज? आप दूसरे ले लेना। आज तो मैं कॉलेज यही पहन कर जाऊंगी। राधा उसे ना नहीं कर पाती और उसे वो झुमके दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा और आलोक की शादी की सालगिरह होती है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सदा खुश रहो। थैंक यू माँ जी। अब चलो भी भैया भाभी, बाहर चलकर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट लो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो राधा। वो दोनों मिलकर केक काटते हैं। फिर राधा अनमोल को गिफ्ट देती है। वाह, ये वॉच तो मुझे कब से चाहिए थी। थैंक यू सो मच। तुम कितने अच्छे से ये बात जानती हो। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और बहू, ये तेरे लिए कंगन मेरी तरफ से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अब ये तो बहुत ही सुंदर है। इस साड़ी के साथ कितने अच्छे भी लग रहे हैं ना। अब राधा की नजर उस साड़ी और कंगन पर होती है। सचमुच ये तो बड़ी सुंदर है। कुछ दिन बाद ये साड़ी तो मैं हथिया ही लूंगी। फिर कुछ दिन बाद, भाभी, वो आपकी साड़ी और कंगन मुझे चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे वो पहनना था।
बेचारी राधा ने अभी तक वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी थी और फिर बड़ी भारी मन से वो साड़ी और कंगन उसे दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राधा अपने मायके में 4 दिन रहने जाती है। फिर लौटते वक्त, ये ले बेटा, ये सूट तेरे लिए, इनमें से पसंद कर ले, जो चाहिए बाकी मैं दुकान वाले को लौटा दूंगी। हर बार कहती है माँ ये सूट थोड़े हल्के रंग का है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, इसीलिए दुकान वाले से कहकर ये सूट उठा लाई। अब इसमें से कोई 2 तू रख ले, बाकी मैं उसे वापस कर दूंगी। सास और ननद के लिए सूट मैंने पहले ही लाकर रख दिए हैं। ओह अच्छा, वैसे माँ मुझे ये वाला और ये वाला पसंद है, इन्हें मैं रख रही हूँ। राधा अब चल, देर हो रही है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आते रहना बेटा। राधा वो सूट लेकर ससुराल आ जाती है। बहू तू जब से मायके गई है ना, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। अच्छा किया अनमोल बेटा तू इसे ले आया, लेकिन बहू तू लेकर तो छोटा बैग गई थी, फिर इतना बड़ा बैग क्या भर कर ले आई? वो माँ ने कुछ मिठाइयाँ, घी और सूट दिए। माँ ने आपके और ननद जी के लिए भी कपड़े भिजवाए, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी उसकी ननद भी वहाँ आ जाती है। राधा वो सूट उनको दिखाने लगती है। ये लो ननद जी, माँ ने ये वाला सूट तुम्हारे लिए भेजा है। अच्छा, दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन मुझे ना भाभी वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या मैं वो रख लूं? बेटी वो सूट भाभी का है। हाँ होगा, लेकिन ये गुलाबी रंग ना मुझ पर बड़ा खिलेगा और मेरे पास ऐसे रंग का सूट भी नहीं है, तो मैं ये रख रही हूँ। तू अपना सूट रखना, क्यों दूसरों के सूट पर नजर रखती है? दूसरा कहाँ माँ, ये भाभी तो है और मुझे पसंद आ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? क्यों भाभी? हाँ माँ जी कोई बात नहीं, ये रख लेगी। अब ननद अपनी भाभी का सूट रख लेती है और बेचारी राधा को फिर से बेमन से वो सूट रखना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब राधा के देवर अंकुर की शादी भी हो जाती है और अब घर में एक और भाभी यानी कि छोटी भाभी आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, ये लो प्रज्ञा, ये पायल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शादी से पहले तो मैंने तुम्हें काफी सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन शादी के बाद ये मेरा तुम्हें पहला गिफ्ट है। ओह थैंक यू, ये बहुत ही सुंदर है, मैं अभी ये पायल पहन लेती हूँ। अब अपनी नई भाभी की पायल पर उसकी ननद की नजर जाती है। भाभी आप ना प्लीज ये पायल मुझे दे दो, क्या है ना मुझे बड़ी पसंद है और अब भैया को बोल दो वो आपके लिए दूसरा ले आएंगे। नहीं, ये शादी के बाद मेरा उनकी तरफ से पहला गिफ्ट है, तो इसे तो मैं ही रखूंगी। भाभी आपकी ननद आपसे पहली बार कुछ मांग रही है और आप इतना सोच रही हैं। अब ना चाहते हुए भी उसे वो पायल उसे देनी ही पड़ती है, लेकिन इन सब से उसका मूड काफी खराब होता है। कुछ दिन बाद प्रज्ञा अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ कपड़े मंगवाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो ननद ही उठा लेती है। क्या भाभी, आपने अपनी शादी पर भी तो कितनी सारी शॉपिंग की थी, अब ये वाले तो मैं रख रही हूँ। अब वो उसके वो कपड़े भी रख लेती है, लेकिन प्रज्ञा अब मन ही मन सोचती है ननद को तो सब चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका तो इसकी ये हरकत बढ़ती जाएगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बाजार से कुछ मेकअप, साथ ही वेस्टर्न ड्रेस और हील्स भी लाती है। उसकी ननद शाम को कॉलेज से आती है तो वो मेकअप, ड्रेस और हील्स देखकर सब ले जाती है। अगले दिन अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, लेकिन प्रज्ञा ने उस लिपस्टिक पर ऐसा स्प्रे छिड़का था जिससे उसके होंठ सूज जाते हैं और कपड़ों पर ऐसा स्प्रे छिड़कती है जिससे वो खुजलाती रहती है और हील्स जिन्हें पहनकर वो पार्टी में डांस करने लगती है तो वो टूट जाती है। लगता है रश्मि तूने ये सारा सामान ना मंगल बाजार से खरीदा है, तभी तो ये सैंडल टूट गई। और होंठ कैसे हो गए तेरे? अरे तूने अपने होंठों की सर्जरी की है क्या? कितनी गंदी लग रही है। क्या? नहीं तो, अरे ये क्या हो रहा है? तभी उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजलाते खुजलाते वॉशरूम जाती है, जहाँ अपनी शक्ल शीशे में देखकर वो चौंक जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और दवाई लाती है। वो जान जाती है कि ये सब उसकी भाभी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसको सबक मिल गया था कि अब वो किसी का सामान इस्तेमाल नहीं करेगी। अब वो कभी अपनी भाभीयों की चीज पर नजर नहीं रखती, जिससे अब राधा और प्रज्ञा दोनों ही सुखी थी।